आपके लिए इतनी मेहनत करके नोट्स और बेहतरीन ढंग से कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य में वक्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में जो वक्रक यानी किडनी है वो कौन से तंत्र से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादपों में जाइलम उत्तक का काम क्या है, तो आप सब जानते होंगे जल और खनिज लवणों का जो वहन है वो जाइलम उत्तक के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयं पोषी पोषण उन पादपों में होता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, CO2 और जल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से, पाइरूवेट क्या है, तो जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो पाइरूवेट का निर्माण होता है, तो इसके विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य में नहीं, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो पाइरूवेट का जो विखंडन है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ये CO2 जल और क्या देता है, ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। दो प्रश्न है, वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, इन दोनों प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। तो वसा का पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। इसका जवाब मिल गया कि कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। अब पाचन कैसे होता है, तो शुद्रांत में यानी छोटी आंत में जो वसा है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। किसमें होती है, बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे जो एंजाइम है वो उस पर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते। अब होता क्या है कि जो लीवर है यकृत के द्वारा जो पीत रस या पीत लवण का स्राव किया जाता है वो क्या करता है, इन वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है, खंडित कर देता है। बड़ी गोलिकाओं को किसमें बदलता है, छोटी गोलिकाओं में, जिससे होता क्या है, जिससे एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यह जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। अब आगे क्या होता है कि जो पीत रस है वो पीत रस अम्लीय माध्यम को कैसा बनाता है, क्षारीय, क्योंकि आमाशय में जो भोजन है उसका माध्यम कैसा होता है, अम्लीय, जठर रस के कारण। तो आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में आता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो पीत लवण के या पीत रस के द्वारा उस अम्लीय माध्यम को किस में बदला जाता है, पहले क्षारीय माध्यम में बदला जाता है, ताकि जो अग्नाशय से जो लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है वो अपना कार्य सही ढंग से कर सके। ठीक है, आगे क्या होता है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को किसमें बदलता है, वसा अम्ल में और गिल्सरॉल में। लाइपेज एंजाइम जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है वो फिर उस वसा को वसा अम्ल और गिल्सरॉल में परिवर्तित कर देता है, और लास्ट में पाचित जो वसा है वो अंत में जाकर आंत्र की भित्ति द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। लास्ट में जो वसा है वो आते हैं उन आंत्र की भित्तियों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया में लार का क्या योगदान है ये हमें बताना है। तो लार क्या करती है, लार भोजन को गीला करती है जिससे निगलने में क्या होती है, आसानी होती है, यानी भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करती है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। दूसरा क्या होता है, लार में एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में क्या करता है, खंडित करता है या बदलने का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करता है ताकि उसका आगे चलकर आसानी से पाचन हो सके। और दूसरा लार के अंदर एक और एंजाइम होता है, वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इस तरह लार भोजन को गीला और चिपचिपा बनाने का काम करता है। और दूसरा, इसमें दो एंजाइम मौजूद होते हैं जिसमें से एमिलेज
जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और लाइसोजाइम एंजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हरे पौधे कैसे होते हैं? हरे पौधे स्वयं पोषी कहलाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है? तो आप सब जानते होंगे, सबसे पहले जरूरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? तो पौधों के हरे भागों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे आप हरित लवक या पर्णहरित कहते हैं। ये काम क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तीसरा क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जो कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से। और चौथा क्या जरूरी है? जल और बाकी खनिज लवण। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधे जड़ों के द्वारा क्या करते हैं? जल और बाकी खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और ये सारे पदार्थ आपस में मिलके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में या क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का निर्माण करते हैं। और यही ग्लूकोज क्या है? भोजन या ऊर्जा है। यानी कि यहाँ से उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ये हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए हम अंतर की बात करते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। एक भाग में हमने लिखा है वायवीय श्वसन और दूसरे भाग में लिखा है अवायवीय श्वसन। देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वही अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वही अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। फिर वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद है, वो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 और जल। क्या बनता है? CO2 और जल। वही अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल या फिर एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। फिर बात करें अवायवीय श्वसन में काफी मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा, लगभग 38 ATP अणु। वही अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, लगभग 2 ATP अणु। फिर बात करें वायवीय श्वसन की, तो जो ये क्रिया है ये उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उच्च जीवधारियों में, मतलब ज़्यादातर पेड़ पौधों, जंतुओं में जैसे मानव, हिरण, पक्षी, इन सभी में पाई जाती है। वही जो अवायवीय श्वसन की क्रिया है वो निम्न जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे यीस्ट, फीताकृमि आदि। अगला बिंदु है, जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वही अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य और मानवों की पेशी कोशिकाओं में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? मतलब गैसों के अधिकतम आदान प्रदान के लिए कूपिकाओं का क्या योगदान है, वो कार्य कैसे करती है, ये हमें बताना है। तो जो हम बात करें अगर फेफड़ों की, तो फेफड़ों के अंदर क्या होती है? श्वसनियाँ होती है और श्वसनिकाएं होती है। श्वसनिकाएं आगे अंत में जाकर क्या करती है? एक कोशिकाओं का एक जाल बनाती है या रुधिर वाहिनियों का एक जाल बनाती है, जिसे कूपिका कहा जाता है। कूपिका क्या करती है? कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय आसानी से हो सके। अब कूपिकाओं में होता क्या है? तो कूपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक क्या होता है? विस्तरण जाल होता है, जो क्या करती है? जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है।
कौन? कूपिकाएं। तथा रुधिर में जो घुलनशील या विलेय जो CO2 है, उस CO2 को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाया जाता है ताकि CO2 हमारे शरीर से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। मतलब हमारे शरीर में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन बाहर से ग्रहण की जाती है और शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, उस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए कहाँ लाया जाता है? फेफड़ों में। तो जब अशुद्ध रुधिर को शुद्ध किया जाता है तो कूपिकाओं के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को उस रक्त के साथ मिला दिया जाता है और फिर उस ऑक्सीजनित रुधिर को फिर से कूपिकाओं में मौजूद रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार कूपिकाओं के माध्यम से गैसों का जो विनिमय है वो आसानी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हम सब जानते हैं कि मानव में जो श्वसन वर्णक है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही RBC जो लाल रुधिर कणिकाएं है उनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। जो क्या काम करती है? जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ बनता है और जिसके माध्यम से रुधिर का क्या होता है? रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन होता है। और अगर रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे विभिन्न अंगों में भी किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि जिससे ऊर्जा क्या होगी? अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऊर्जा का निर्माण भी कम मात्रा में होगा और हमें क्या अनुभव होगा? हमें थकान का अनुभव होगा। इससे हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी, यानी श्वसन की दर भी बढ़ जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की ज़्यादा कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी से, यानी रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। आया समझ में? हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ बनाता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा का जो निर्माण होता है उसमें कमी होगी, जिसके कारण हमें थकान महसूस होगी, श्वसन दर में वृद्धि हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा कम हो जाएगी तो रक्त की कमी हो जाएगी और रक्त की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है? तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जब हमने हृदय टॉपिक पढ़ा था तब हमने इसकी अच्छे से व्याख्या पढ़ी थी। क्योंकि होता क्या है कि प्रत्येक चक्र में जो रुधिर है वो हमारे हृदय से कितनी बार होकर गुजरता है? 2 बार। हृदय का दाया और बाया भाग ये क्या करता है? ये ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रुधिर और विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर को आपस में मिलने से रोकता है। एक भाग में अशुद्ध रुधिर चलता है, दूसरे भाग में शुद्ध रुधिर चलता है। इससे हमारे शरीर में होता क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है और उच्च ऊर्जा की उस प्राप्ति हेतु हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। ताकि होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनी रहेगी तो वो शरीर का तापक्रम बनाए रखेगी और साथ ही हमारे शरीर में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति बनी रहेगी। इसी कारण से यह परिसंचरण हमेशा हमारे शरीर के लिए क्या है? जरूरी है। अगर ये परिसंचरण नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पर्याप्त और रक्त का पर्याप्त परिवहन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होगी? ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति नहीं हो पाएगी और हमारा शरीर धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देगा। अगला प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम में पादपों के वहन में क्या अंतर है? यानी जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है ये हमें बताना है। हालांकि चैप्टर के दौरान भी हमने इसकी अच्छे से व्याख्या पढ़ी थी, तो अगर आपने क्लास की व्याख्या अच्छे से पढ़ी है तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लासेस जरूर देखें ताकि सारे प्रश्न आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हमने एक भाग में लिखा है जाइलम और दूसरे भाग में लिखा है फ्लोएम। अगर हम बात करें जाइलम की तो जाइलम के द्वारा केवल जल और खनिज लवणों का क्या होता है? वहन होता है, वो भी केवल ऊपरी मुखी दिशा में, यानी केवल एक दिशा में। और दिशा कौन सी है? जड़ों से पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर। ये अगर यहाँ पर जड़ है तो जड़ से पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर जल और खनिज लवणों का जो संवहन है वो जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। वही बात करें फ्लोएम की
तो फ्लोएम के द्वारा भोजन, अमीनो अम्ल और कुछ अन्य तत्वों का जो संवहन है वो दोनों दिशाओं में किया जाता है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। यानी ये किसी भी भाग से ऊपर की ओर भी परिवहन कर सकता है और किसी भी भाग से पदार्थों का नीचे वाले भाग की ओर भी परिवहन कर सकता है। फिर बात करें जाइलम की, तो इसमें जल और लवणों का जो संवहन है वो किसके माध्यम से होता है? वो दाब और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है? दाब और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से। वही बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में जो पदार्थों का परिवहन है वो ऊर्जा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? ऊर्जा के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम उत्तक में पदार्थों का जो परिवहन है वो वाहिनिका और वाहिकाओं द्वारा होती है। जो कैसे उत्तक है? जो कि मर्त उत्तक है। जो कैसे उत्तक है? मर्त उत्तक है। वही बात करें फ्लोएम में, तो फ्लोएम में पदार्थों का जो परिवहन है वो छालनी नलिकाओं द्वारा संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है। छालनी कोशिका जो कि फ्लोएम का ही भाग है, उन छालनी नलिकाओं के माध्यम से जो उनके साथ में अन्य साथी कोशिकाएं जुड़ी होती है उनकी मदद से होता है। और ये कोशिकाएं है, ये जैव कोशिकाएं यानी कि जीवित कोशिकाएं है। तो ये जाइलम और फ्लोएम में क्या है? अंतर है। आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुस में कूपिकाओं और वक्रक में वक्राणु की संरचना और क्रियाविधि की तुलना कीजिए। यानी कि फेफड़ों में कूपिकाओं की कार्यप्रणाली और वक्रक में नेफ्रॉन की कार्यप्रणाली, इन दोनों की रचना और कार्यविधि में हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। तो हमने एक भाग में कूपिकाएं लिखा है, दूसरे भाग में हमने लिखा है वक्राणु या नेफ्रॉन। तो देखिए कूपिकाओं की बात करें तो ये फुफ्फुस यानी फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन? कूपिकाएं। वही नेफ्रॉन वक्रक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कूपिकाएं किसकी? फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वही नेफ्रॉन वक्रक यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब दूसरा पॉइंट है, कूपिकाओं के द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, वही नेफ्रॉन के द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कूपिकाएं काम क्या करती है? ये रक्त से CO2 को अलग करती है और उस CO2 को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। कूपिकाएं क्या करती है? रक्त से CO2 को अलग करती है और उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। वही नेफ्रॉन काम क्या करता है? ये रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल को रुधिर से क्या करती है? अलग करती है। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल जैसे पदार्थों को रक्त से अलग करती है। फिर बात करें कूपिकाओं की, तो ये गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध करवाती है। क्या करती है? एक बड़ा क्षेत्रफल उपलब्ध करवाती है। वही नेफ्रॉन कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए, क्या करने के लिए? रक्त को फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध करवाता है। वही कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध करवाती है। होता क्या है? कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है? विस्तृत जाल होता है। वही नेफ्रॉन की